Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. Class 6. Welcome to Nirval's classes and myself Vashish Nirval. Today I will wind up this chapter in part 3rd. तो कल हमने डिस्कस किया था डाइवर्सिटी इन इंडिया. आज हम बात करते हैं हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखिए विभिन्नता विविधता कैसे. देखिए बहुत सालों पहले की बात करूं, जब भारत में कोई हवाई जहाज़ नहीं था, कोई ट्रेन नहीं थी, कुछ नहीं था, उस कंडीशन में व्यक्ति क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करता था इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ वर्क, या बहुत सी बार फेमाइन के केस में. फेमाइन मतलब जहाँ भूखमरी आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, उस कंडीशन में व्यक्ति एक दूसरी जगह पे माइग्रेट करता था. और जब उसको लगता था कि ओके दिस प्लेस इज़ सूटेबल फॉर यू, तब वो वहाँ पे स्टे कर जाता था. अब कोई एक धर्म का या एक जाति का व्यक्ति तो माइग्रेशन नहीं करता था, माइग्रेशन करते थे सभी प्रकार के लोग. और जब वो एक जगह आकर रहने लगे, देन इट बिकम्स डाइवर्सिटी. वहाँ पे विभिन्नता हुई. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल फॉलो डिफरेंट कल्चर इन सिंगल स्टेट. एक ही स्टेट में, एक साम्राज्य में रहकर व्यक्ति अलग अलग धर्मों का पालन कर रहा है, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करता है, बट इट डजंट मीन, उसका कोई मतलब नहीं होता. इसलिए यहाँ पे हमने डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया कि डाइवर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है. वेयर एवरी सिटीजन या एवरी वन इज़ लव्ड एंड अफेक्शनेटेड बाई ईच एंड एवरी वन एंड दे फॉर्म्स अ यूनिटी. जहाँ वो एक साथ रहे. इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ. अब हम दो जगह की केस स्टडी पढ़ेंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है. सबसे पहले बात करते हैं हम लद्दाख की. लद्दाख ईस्टर्न पार्ट के माउंटेन्स का वो डेजर्ट है जहाँ पे एग्रीकल्चर ना के बराबर पॉसिबल है, क्योंकि द वेदर कंडीशन इज़ टू हार्श देयर. वहाँ की इतना ठंडा मौसम होता है कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल. तो वहाँ की पीपल का जो मेन ऑक्यूपेशन है दैट इज़ गोट एंड शीप रियरिंग. वो लोग क्या करते हैं, पालते हैं किनको, बकरियों को, भेड़ों को, फिर उनकी ऊन को कश्मीरी मर्चेंट्स को बेचते हैं. और वहाँ की सबसे फेमस वूल जो मानी जाती है, वो मानी जाती है पश्मीना वूल. तो लद्दाख वाले पश्मीना वूल कश्मीरी ट्रेडर्स को बेचते हैं, और जिनसे वो अलग अलग जैसे पश्मीना शॉल्स वगैरह वो बनाते हैं. लद्दाख में रहने वाले लोग ज़्यादातर दूध और मीट इन पर निर्भर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब एग्रीकल्चर की मैं बात करूँ तो ना के बराबर पॉसिबल है. तो व्यक्ति तो देखो जिएगा तो कुछ ना कुछ खाएगा पिएगा भी, तो वो यही सब करते थे. अब दूसरी तरफ, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे कारवंस चलते थे, लोग बाग जब जाते थे, तो आज वो पार्ट अब तिब्बत में आ गया है. दूसरी तरफ बुद्धिस्ट तिब्बत में पहुँचे लद्दाख के माध्यम से, और फिर लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है. एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेम द लिटिल तिब्बत. तो लिटिल तिब्बत आपका लद्दाख, क्योंकि वो सारे ट्रेडिशन, वो सारे कल्चर्स वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं. और सबसे बड़ी बात, इस्लाम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था लद्दाख के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पे इस्लाम धर्म को लोगों ने माना और किया. फिर उन्होंने एक सॉन्ग केसर सागा वो वहाँ का गाया, जिसको बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट दोनों ने ये केसर सागा गाया. दूसरी तरफ मैं बात करूँ केरला की. केरला साउथ इंडिया का वो खूबसूरत राज्य, जहाँ पे जो समुद्र से घिरा हुआ है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के मसाले बहुत सस्ते दामों में बहुत अच्छे मिलते हैं. ग्रीनरी की बात करूँ, बहुत हरियाली है. और लगभग आज से 200 साल पहले यहाँ पे क्रिश्चियंस भी आए, अलग अलग, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार के पर्पज़ से आए. मुस्लिम कम्युनिटी भी आई, वो लोग भी रहे, लेकिन यहाँ पे फिर भी कंडीशन उससे बेटर थी. अब देखिए यहाँ पे भी लोग भाग रहे, मुस्लिम भी रहे, जैन भी रहे, हिंदू भी रहे, सिख भी रहे, हर एक प्रकार का व्यक्ति रहा. वहाँ पे बुद्धिस्ट थे, मुस्लिम थे, दोनों ने मिलके सॉन्ग गाया केसर सागा.
दोनों केस स्टडी को पढ़ के क्या लगता है, दोनों देखिए, दोनों अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स अलग थी, जोग्राफिकल कंडीशन अलग थी, लेकिन अगर मैं बात करूं डाइवर्सिटी की, डाइवर्सिटी भी थी लेकिन फिर भी उनमें यूनिटी थी। जिस तरीके से केसर सागा गाया गया बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, इसी तरीके से अलग अलग वो चीज़ें हुई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिटी इज़ इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिली उस टाइम जिस समय जनरल डायर का राज था। भारत आज़ादी के लिए जूझ रहा था। इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम एंड व्हाट हैपन फॉर फ्रीडम, द all from all over India, different community joined together that now we will wind up this struggle, we will wind up the rules of British। अलग अलग कास्ट से अलग अलग जो है कल्चर को फॉलो करने वाले अलग अलग भाषाओं के लोग एक साथ इकट्ठे हुए। उसमें मुस्लिम भी रहे, हिंदू भी रहे, सिख भी रहे, और अमृतसर में वो लोगों ने एक मीटिंग बनाई। अब होता क्या है, उस मीटिंग का पता चल जाता है जनरल डायर को। अब जनरल डायर को पता चलता है कि वहाँ पे मीटिंग गठित की जा रही है, और उस समय वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, और जनरल डायर ने चारों तरफ से जलियांवाला बाग को गिरवा लिया, और उसके बाद उसने ओपन फायर शुरू करा दी, जिसमें अंधाधुंध गोलियाँ बरसी, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग कुएं में कूद गए, अपनी जान बचाई। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि हमारा लहू का एक एक कतरा अगर हमारे देश के लिए काम आ जाए बहुत अच्छी बात है। ये लहू ना किसी हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना किसी सिख का है, ना मराठा का है। ये खून है हर उस भारतीय का, हर उस नागरिक का, हर उस व्यक्ति का जिसने देश को आज़ाद कराने की सोची। तो ये देखिए हमारी डाइवर्सिटी में भी कितनी यूनिटी थी, क्योंकि अलग अलग प्रांत के लोग जिनको हम जानते नहीं थे, कुछ नहीं, फिर भी वो लोग बढ़ चढ़ कर हमारे साथ आए, हम लोगों का सहयोग किया। इसी को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बात कही थी कि हमारा जो नेशनल फ्लैग था ये हमारा एक सिंबल था अंग्रेज़ों को भगाने का। अपनी बुक में जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि लोगों के इस बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। लोगों के इस बलिदान की महान गाथा कि हमारा देश, भले ही इस देश के अंदर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग धर्म को, अलग अलग जाति को मानने वाले लोग हों, लेकिन जब बात देश की आन बान और शान पर आती है, यूनिटी फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद हो पाया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, that's all how our chapter is over today, and I request only one thing कि अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नहीं किया, वो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पता चलती रहे। साथ ही अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को शेयर करें और उनको भी बोले कि सब्सक्राइब करें, ताकि क्योंकि बेटा ये पढ़ाई है और ये ज्ञान जितना ज़्यादा बढ़ जाए वो उतना ही अच्छा है। और उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। माय कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर इज़ 8279765371। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।